स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का नैया पार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां बायोलॉजी की सीरीज में सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो को अब हम डिस्कस करेंगे और यहीं से हम अपने बायोलॉजी सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जी हाँ, सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जी हाँ, नाम है कोशिका। और कोशिका जो होती है, ये इस दुनिया में जितने भी सभी सजीव प्राणी होते हैं, यहाँ सजीव प्राणियों का मतलब है जैसे पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे आपको भी पता है ये सजीव होते हैं। हम मतलब जीव जंतु, ये भी सजीव होते हैं। तो इस दुनिया में जो भी सजीव होते हैं उन सभी की आपको ये चीज पता होगी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है ये कोशिका कहलाती है। ये स्टेटमेंट आपने हमेशा कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि सजीवों की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। अच्छा, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इस शब्द का मतलब ये हुआ कि सजीव जो होते हैं उन्हीं के अंदर जीवन पाया जाता है। तो जीवन की भी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाएगी? ऑब्वियसली सी बात है, कोशिका कहलाएगी। ठीक है, मतलब हम सभी सजीवों का जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, और जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ काम करती हैं तब हमारा शरीर काम करता है। ये बात सबसे पहले एक व्यक्ति ने बताई थी जिसका नाम कोशिका विज्ञान का पिता है, नाम है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक वो व्यक्ति हैं जिनको कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है मैं आपको बताता हूं। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण वाकया जुड़ा है कि कोशिका विज्ञान का पिता हम रॉबर्ट हुक को क्यों कहते हैं। तो देखिए, बात है सन 1685 की। रॉबर्ट हुक जो व्यक्ति हैं, इन्होंने सन 1600, माफी चाहता हूं, 85 नहीं होगा, 65 होगा, 1665 को इन्होंने एक किताब लिखी। नाम है उस किताब का माइक्रोग्राफिया। और अपनी माइक्रोग्राफिया किताब में या अपनी माइक्रोग्राफिया बुक में इन्होंने कोशिका की खोज का वर्णन किया है। तो इन्होंने सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, याद रखेंगे, कोशिका खोजी थी। तो रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले क्या खोजी थी? कोशिका खोजी थी। इसी वजह से उन्हें हम कहते हैं कोशिका विज्ञान का पिता कहते हैं। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहले सेल डिस्कवर की थी वो सबसे पहली मृत कोशिका थी। तो सबसे पहली मृत कोशिका जो उन्होंने कॉर्क, जो कि पौधे का एक भाग होता है ना, जो तने में पाया जाता है या जो छाल में पाया जाता है, की मदद से खोजी थी। तो याद रखेंगे, सबसे पहली कोशिका खोजने वाला व्यक्ति है रॉबर्ट हुक। उसने जो सबसे पहली कोशिका खोजी थी वो एक मृत कोशिका थी, कॉर्क में खोजी थी। यहीं से उन्होंने श्री गणेश किया कोशिका का। परंतु यदि हम आगे देखें तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे पहले, यदि कोई आपसे पूछे कि सबसे पहले जीवित कोशिका के खोजकर्ता का नाम क्या है, मतलब सबसे पहली जीवित कोशिका किसने खोजी थी, तो सबसे पहली जीवित कोशिका जिन्होंने खोजी थी उनका नाम है ल्यूवेनहॉक। मैं यहाँ कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक वो व्यक्ति हैं, याद रखेंगे, जिन्होंने जीवित कोशिकाएं खोजी थी। तो सबसे पहली जीवित कोशिका उन्होंने खोजी थी जीवाणु। फिर उन्होंने दूसरे नंबर पर जो जीवित कोशिका खोजी थी वो आरबीसी खोजी थी, हालांकि ये मछलियों में खोजी थी उन्होंने। तीसरी जीवित कोशिका उन्होंने पुरुषों के वृषण में खोजी थी, जिसको हम शुक्राणु कहते हैं। और
चौथी जीवित कोशिका उन्होंने मादा के अंडाशय में खोजी थी, जिसको हम कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग, उसे हम कहते हैं अंडाणु। तो ये 4 जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है कि सबसे पहले कोशिका किसने खोजी थी, किस सन में खोजी थी, किस किताब में इसका वर्णन है। सबसे पहली खोजी गई कोशिका कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका थी। सबसे पहली खोजी गई कोशिका जीवित कौन सी थी और किसने उनको खोजा था। अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे फैक्ट जो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। कैसे फैक्ट, देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए बताइए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ये सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूं और ये पूरी कायनात की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहली छोटी कोशिका भी आपको पता होनी चाहिए संसार में, और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है ये भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये 3 चीजें आपको पता हैं तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो चलिए ये 6 क्वेश्चन के आंसर हम लेना शुरू करते हैं, और इन 6 क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसके बाद नंबर 4, देन नंबर 5 और देन नंबर 6 को देखेंगे। तो चलिए पहले वाले सवाल से पर्दा उठाते हैं। संसार की सबसे बड़ी कोशिका जो है ये है ऑस्ट्रिच एग, इसको हिंदी में कहते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रखेंगे, तो ऑस्ट्रिच एग या शुतुरमुर्ग का अंडा। अच्छा, सभी पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी कौन है, शुतुरमुर्ग है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो कि एक कोशिका है वो सबसे बड़ी कोशिका है। इसी तरह से सबसे छोटी जो कोशिका है वो एक जीवाणु की कोशिका है, याद रखेंगे, और उस जीवाणु की कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम, और माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम को PPLO भी कहते हैं। और यही है माइकोप्लाज्मा, मैं आराम से लिख रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। और ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम जो है, ये बात आप याद रखेंगे, ये वनस्पति जगत का जोकर कहलाता है, वनस्पति जगत का जोकर कहलाता है। ये कौन, ये जीवाणु की कोशिका, मतलब माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम। अच्छा, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि सबसे जो लंबी कोशिका है वो है न्यूरॉन, जो हम मनुष्यों में पाई जाती है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चनों के आंसर आपको क्लियर हो गए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कौन सी कोशिका हो जाएगी, जीवाणु की है, एक नाम है PPLO। सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो जाएगी, न्यूरॉन की। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, याद रखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका महिलाओं के पास होती है, अंडाशय में पाई जाती है, इसे अंडाणु कहते हैं, मतलब ये फीमेल के पास में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका के मामले में जेंट्स खुशनसीब हैं, क्योंकि शुक्राणु वो सबसे छोटी कोशिका है जो कि पाई जाती है पुरुषों में। और सबसे लंबी कोशिका जो है मनुष्यों के शरीर में, ये वही है जो पूरी दुनिया में सबसे लंबी कोशिका है, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं, या इसी का नया नाम है तंत्रिका कोशिका। तो इस तरह से ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और ये काफी काम में आने वाली चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी होगी। अब चलते हैं आगे। एक व्यक्ति है जिसने कोशिका सिद्धांत दिया था, और कोशिका सिद्धांत देकर उस व्यक्ति ने कोशिकाओं के संदर्भ में बहुत सारी बातें सुस्पष्ट करने की कोशिश की। तो कोशिका सिद्धांत देने वाला सबसे पहला व्यक्ति है स्लेडेन,
और उन्हीं के साथ में बाद में कोलैबोरेशन करते हैं स्वान और पूरी दुनिया को नए तरीके से कोशिका सिद्धांत की बातें बताते हैं। तो कोशिका सिद्धांत में यही बताया कि सभी सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका जो होती है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है जो पूरी कोशिका की गतिविधियों का नियंत्रण करता है। एक सिंगल कोशिका से पूरे जीव के निर्माण का जो है वो प्रक्रिया होती है ना। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। हम तो बेसिक अभी ध्यान रखेंगे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लेडन और स्वान ने। लेकिन एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चाउ। रुडोल्फ विर्चाउ ने कोशिका सिद्धांत में सिर्फ एक लाइन ऐड कर दी तो बन गया आधुनिक कोशिका सिद्धांत। और आधुनिक कोशिका सिद्धांत या मॉडर्न सेल थ्योरी जिस व्यक्ति ने दी थी उस व्यक्ति का नाम है रुडोल्फ विर्चाउ। सो रुडोल्फ विर्चाउ वो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने स्लेडन और स्वान के साथ में एक नई चीज पूरी दुनिया को बताई है। स्लेडन और स्वान के द्वारा कही गई सेल थ्योरी में उन्होंने एक नया पॉइंट ऐड किया और वो पॉइंट ये था कि हर जो नई कोशिका है उसकी उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। थोड़ा सा अजीबोगरीब स्टेटमेंट है, मैं आसान करता हूं। देखिए, जैसे कि ये एक लिवर की सेल है, तो लिवर की यदि ये एक सेल है तो लिवर की एक सेल से लिवर की दो सेल बन जाती हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। फिर इस एक सेल से अगेन दो सेल बनती हैं, फिर इस एक सेल से अगेन दो सेल बनती हैं। कहानी बिल्कुल सिंपल है कि हर जो नई सेल बनती है, हर जो नई सेल बनती है ये पूर्ववर्ती सेल से बनती है। ये जो सेल बनती है ये पूर्ववर्ती सेल से बनती है और ये जो सेल बनी होगी ये भी अपने पहले वाली किसी सेल से मिलकर बनी होगी। मतलब अकस्मात एकदम से कोई सेल नहीं आ गई होगी और फिर सेल डिवीजन शुरू हो गया होगा। हर बार जो नई सेल अभ्युदय होगी, हर बार जो नई सेल बनेगी वो पूर्ववर्ती किसी न किसी सेल के डिवीजन से या विभाजन से बनेगी। ये बात कौन बोल रहे हैं? ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत में रुडोल्फ विर्चाउ बोल रहे हैं। अब कहानी में नया ट्विस्ट, जैसे बहुत सारे अंगों से मिलकर, तो हमारे शरीर में कितने अंग हैं भैया? हमारे शरीर में 80 अंग हैं। तो जैसे 80 अंगों से मिलकर मानव शरीर बनता है, ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो जिस तरह से बहुत सारे अंगों से मिलकर मानव शरीर बनता है, इसी तरह से n नंबर ऑफ कोशिकांगों से मिलकर बहुत सारे कोशिकांग जब आपस में मिलते हैं तो बनती है कोशिका। मतलब यदि आपको कोशिका का अध्ययन करना है तो आपको किसका अध्ययन करना होगा? n नंबर ऑफ सेल ऑर्गन को समझना होगा, बहुत सारे कोशिकांगों को पढ़ना होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोशिका के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, या कोई भी जो कोशिका होती है वो किन किन से मिलकर बनती है। तो कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं, कोशिका के अंग कौन कौन से होते हैं। तो इसमें यदि मैं आपको इमेज बनाकर बताऊं तो सबसे पहले में हम लोग मतलब जंतु हैं। हम लोग जंतु अगर हम हैं तो हमारी कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं होंगी। तो मैं एक जंतु कोशिका का आपको इमेज बना के बता रहा हूं कि जंतु कोशिकाएं जो होती हैं वो ज्यादातर इस आकार की होती हैं। मतलब किस आकार की होती हैं? जैसे हमारी कोशिकाएं, कुत्ते की कोशिकाएं, बिल्ली की कोशिकाएं, जितने भी जंतु आप जानते हैं, है ना, उन सब की कोशिकाएं किस तरह से होती हैं? गोलाकार होती हैं। और जंतु कोशिका का सबसे जो बाह्य आवरण है, याद रखेंगे मैं इसको नंबर 1 बोल दे रहा हूं। तो जंतु कोशिका का सबसे बाह्य आवरण कहलाता है कोशिका झिल्ली। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। आगे चलते हैं, ये नंबर 1 हो गई कोशिका झिल्ली। फिर जंतु कोशिका के ठीक बीच में द्विझिल्ली युक्त न्यूक्लियस मिलता है। मतलब जो केंद्रक होता है, याद रखेंगे, यही केंद्रक जो है ये पूरी कोशिका की गतिविधियों को कंट्रोल करता है।
और ये बिल्कुल बीच में पाया जाता है। तो नंबर 2 हमने केंद्रक ले लिया। अब केंद्रक जो है उसी की जो झिल्ली होती है, बाह्य झिल्ली, इसी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण होता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर पाए जाते हैं राइबोसोम। तो नंबर 3 यदि मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसकी सतह पर नंबर 4 राइबोसोम। तो नंबर 3 हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रव्य जालिका बोलते हैं इसको, लेकिन मैं तो शॉर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ही लिखूंगा, आप समझ जाइएगा। और नंबर 4 पर राइबोसोम होते हैं। देख लीजिए राइबोसोम हमेशा किसकी सतह पर आपको मिलेंगे देखने के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर मिलेंगे। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोशिका जो है इसके पास एक विभाजन वाली चीज होती है, और ये हमेशा संख्या में 2 न्यूक्लियस के पास ही मिलेंगे। इनको नंबर 5 हम कहते हैं तारक काय, इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। तो तारक काय वो संरचना होती है जो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा, यहीं पर लाइसोसोम नामक संरचना होती है। तो लाइसोसोम संरचना क्या करती है ये ऑलरेडी आपको पता है, तो मैं यहां नंबर 6 पे लिख दे रहा हूं लाइसोसोम, इस तरह से ये लाइसोसोम। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सभी जो हैं ये कोशिका के आपको क्या दिख रहे हैं, घटक दिख रहे हैं। अच्छा, इसी में अगले जो कैटेगरी है, अगला जो चीज है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये भी द्विझिल्ली युक्त संरचना होती है, और इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो आई थिंक नंबर 7 पे माइटोकॉन्ड्रिया है, मैं यहीं लिख दे रहा हूं। 7वें नंबर पर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सभी कोशिका के क्या हैं, अंग हैं, ये सभी कोशिका के क्या हैं, भाग हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इसके बाद यही एक संरचना होती है जिसे हम कहते हैं गोल्जी बॉडी। तो देखिए जरा, ये एक संरचना जो आपको दिख रही है, ये संरचना ये है गोल्जी बॉडी। तो ये गोल्जी बॉडी संरचना है। तो नंबर 8 को मैंने गोल्जी बॉडी के नाम से डिक्टेट कर दिया है, ये गोल्जी बॉडी। अच्छा, अब इसके जस्ट बाद जो आगे की स्टोरी है वो मैं एकदम सिंपल कर दूं। केंद्रक के अंदर, ये जो आपको केंद्रक दिख रहा है, इसके अंदर एक गोलाकार संरचना होती है जिसको हम कहते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं। इसके जस्ट बाद केंद्रक के अंदर ही आपको जो धागे नुमा संरचना दिखती है, जैसे कि मैंने ग्रीन कलर में बना दी, ये धागे नुमा संरचना कहलाती है गुणसूत्र, जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। और गुणसूत्र जो होते हैं, याद रखेंगे, वो डीएनए से मिलकर बनते हैं, और डीएनए भी किससे मिलकर बनते हैं, जीन से मिलकर बनते हैं। तो ये सभी के सभी कोशिका के महत्वपूर्ण क्या हैं, घटक हैं। तो ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कोशिका झिल्ली से, क्योंकि सेल के स्ट्रक्चर में बेसिकली हमको इन्हीं के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोशिका का पहला घटक नाम है कोशिका झिल्ली। तो जो कोशिका झिल्ली होती है, जिसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये बात आप याद रखेंगे कि जंतु कोशिका जो होती है, इसके पहले जो मैंने बनाई थी, जंतु कोशिका का सबसे बाह्य आवरण कहलाता है। मतलब जंतु कोशिका का सबसे बाह्य आवरण। और याद रखेंगे जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें द्वितीय आवरण होता है। तो जंतु कोशिका का सबसे बाह्य आवरण होता है और पादप कोशिका का द्वितीय आवरण होता है। याद रहेगी ये चीज। अच्छा, अब सबसे खतरनाक चीज, जो कोशिका झिल्ली होती है, जो जंतु कोशिका और पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनती है।
ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि कोशिका झिल्ली किस किस चीज से मिलकर बनती है, प्रोटीन से मिलकर बनती है और लिपिड से मिलकर बनती है। अच्छा, कौन सी प्रोटीन होती है, तो ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है। और लिपिड कौन सी होती है बेटा जी, तो लिपिड होती है फॉस्फोलिपिड। तो ये दो बातें भी आपको याद रखनी है। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो होती है कोशिका झिल्ली, ये अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि सभी सब्सटेंस अर्धपारगम्य, ये गा है ना, अर्धपारगम्य होती है। मतलब ये कोशिकीय पदार्थों को अपने अंदर तो आने देती है, लेकिन सेल से बाहर जो भी सब्सटेंस जाएगा वो हमेशा टॉक्सिक होगा। यूजफुल सब्सटेंस कभी भी सेल से बाहर नहीं जाएगा। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जो ये चीज होती है, कौन सी चीज होती है, कोशिका झिल्ली, ये पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों को दरअसल में क्या करती है, सुरक्षा देती है, ये सहारा भी देती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोशिका के अंदर आने और जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है ना। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे कोशिकांग की तरफ। तो दूसरा कोशिकांग जो है वो है अपना केंद्रक। तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है कि जो केंद्रक है इसकी खोज किसने करी है, तो केंद्रक जो हैं इनकी खोज जिस व्यक्ति ने करी है उनको हम रॉबर्ट ब्राउन के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे ये चीज। और रॉबर्ट ब्राउन ने ही बताया था कि कोशिका की सारी गतिविधियों को यही कंट्रोल करता है। मतलब इसी वजह से केंद्रक को हम कहते हैं कोशिका का नियंत्रण कक्ष। कोशिका की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करेगा तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष भी बोलते हैं, और कोशिका का प्रबंधक कक्ष भी बोलते हैं। और चूंकि नियंत्रित कर रहा है या प्रबंधित कर रहा है कोशिकीय गतिविधियों को, इसलिए इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। किसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है, केंद्रक को। तो ये बात आपको थोड़ी सी याद रखना है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जंतु कोशिका में यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा कोशिकांग आपको कौन सा दिखता है, तो आप बिलीव करिएगा कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग जो है सबसे बड़ा कोशिकांग जो है जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग ये है केंद्रक। और पादप कोशिका में याद रखेंगे, पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग जो है ये यहां कहलाता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो पादप कोशिका में बड़ी हैं और जंतु कोशिका में कौन सबसे बड़ी है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं अगले पार्ट पर। तो जो अगला पार्ट है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ध्यान से समझेंगे ये चीज को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो संरचना होती है ये केंद्रक की आउटर वॉल के कारण बनती है। जैसे मान लीजिए ये केंद्रक हो गया, तो केंद्रक की जो ये बाह्य झिल्ली है, ये केंद्रक की बाह्य झिल्ली, तो केंद्रक की बाह्य झिल्ली की वजह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संरचना बनती है ना। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संरचना की सतह पर कौन सी चीज पाई जाती है, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर क्या पाया जाता है भैया जी, सतह पर पाए जाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी,
राइबोसोम की खोज पैलाडे ने करी थी। और चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, अगर इन दोनों कोशिकाओं में मैं पूछूं कि सबसे छोटा कौन सा कोशिकांग है, तो सबसे छोटा जो कोशिकांग है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, वो राइबोसोम ही है। मतलब ये राइबोसोम, मैं आरबी शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब जो ये राइबोसोम होता है, यही प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, या प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री बोलते हैं इसको। तो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है यही जो राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम के बारे में ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो आप याद रखेंगे। अब उससे भी काम की बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हमेशा जंतु कोशिका का कंकाल तंत्र बनाते हैं। मतलब यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संरचना ना हो जंतु कोशिका के पास, तो जंतु कोशिका कोलैप्स हो जाएगी, है ना। मतलब जंतु कोशिका का जो कंकाल तंत्र होता है, तो जंतु कोशिका का जो कंकाल तंत्र होता है वो कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे हमारा कंकाल तंत्र कौन बनाता है, बोन बनाता है, उसी तरह से कोशिका का स्केलेटन सिस्टम कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज फुलेमन, पोर्टर और क्लाउड ने करी थी। तो अभी तो आप फुलेमन और पोर्टर ही याद रखिएगा, क्योंकि यही दो क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये कोशिका का कंकाल तंत्र होते हैं, और कोशिका का कंकाल तंत्र होते हैं मतलब कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब ध्यान से सुनेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रकार होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रकार में एक प्रकार होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वे होते हैं जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं ये, और स्मूथ वे होते हैं जिनकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। इसी तरह से राइबोसोम भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं 70S राइबोसोम, एक होते हैं 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम हमेशा आपको जीवाणु कोशिका में देखने को मिलेगा, और 80S राइबोसोम आपको पादप और जंतु कोशिका में देखने को मिलेगा। और पादप और जंतु कोशिका को ही बायोलॉजी में यूकैरियोटिक कोशिकाएं बोल देते हैं, जबकि जीवाणु कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बोल देते हैं। तो याद रखेंगे राइबोसोम के टाइप कितने होते हैं, दो, 70S और 80S। 70S राइबोसोम जीवाणुओं में मिलता है, और 80S राइबोसोम जो है ये किसके अंदर मिलता है, ये मिलता है पादप कोशिका, जंतु कोशिका मतलब यूकैरियोटिक कोशिका में। अच्छा, अब ध्यान से समझेंगे जो मैं आपको समझा रहा हूं। जनरली आपने कभी ना कभी ये चीज तो देखी होगी कि पादप कोशिका ऐसी होती है, ये इस तरह की होती है पादप कोशिका, आयताकार होती है पादप कोशिका। और जंतु कोशिका जो होती है वो कैसी होती है, गोलाकार होती है। अब ध्यान से सुनेंगे जो मैं आपको समझा रहा हूं, पहले आप उस चीज को सेट कर लीजिए अपने माइंड में। मैं ये कह रहा हूं कि जंतु कोशिका के पास ये दो चीजें होती हैं जो पादप कोशिका के पास में नहीं होती हैं। तो जंतु कोशिका के पास में होता है लाइसोसोम, और जंतु कोशिका के पास में होता है सेंट्रोसोम। ये दोनों संरचनाएं जो हैं ये हमेशा जंतु कोशिका के पास में मिलेंगी आपको। ये किसके पास में नहीं मिलेंगी, पादप कोशिका में ये नहीं होंगी। ठीक है। अच्छा, अब जंतु कोशिका में जो लाइसोसोम पाया जाता है ये इसको खोजा था डी डुबे ने, ये खोज करता है डी डुबे। और सेंट्रोसोम के खोज करता है टी वावेरी।
तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं कि लाइसोसोम को जंतु कोशिका में किसने खोजा था, डी डुबे ने। सेंट्रोसोम को जंतु कोशिका में किसने खोजा था, टी वावेरी ने। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लाइसोसोम होते हैं इनको आत्महत्या के थैले कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, आत्महत्या के थैले बोलते हैं। और लाइसोसोम को ही कोशिका के सफाई कर्मचारी भी बोलते हैं, मतलब ये स्वीपर ऑफ द सेल हैं, सफाई कर्मचारी भी बोलते हैं इनको। अब सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों? तो जो लाइसोसोम होते हैं, यदि उनका स्ट्रक्चर में बनाऊं ये लाइसोसोम, तो लाइसोसोम के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा जी? सो हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है ये लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। और यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम यदि किसी कोशिकांग के संपर्क में आ जाए तो उस कोशिकांग की डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा, क्योंकि ये हाईली एसिडिक नेचर के होते हैं, उच्च अम्लीय प्रभाव वाले होते हैं। तो यदि किसी कोशिकांग के संपर्क में यदि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम आ जाता है तो फिर कोशिका की मृत्यु हो जाएगी, एक कोशिकांगों की मृत्यु हो जाएगी। और कोशिकांगों की मृत्यु हुई मतलब कोशिका की मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं इसको आत्महत्या के थैले। जबकि अगर सेल में बहुत सारा कचरा वगैरह जम गया है तो फिर केंद्रक जो है वो लाइसोसोम को आदेशित करता है कि सेल में जो बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ जमा हो गया है उसको समाप्त कर दो। तो फिर लाइसोसोम जो है अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम के साथ उस जगह पे पहुंचते हैं जहां कचरा जमा होता है सेल के अंदर, और पहुंच के लाइसोसोम अपने को बस्ट कर देते हैं। लाइसोसोम जब बस्ट होता है तो कचरा कोशिका का अपने आप समाप्त हो जाता है और इस तरह से सेल तेजी से कार्य करने लगती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कोशिका का सफाई कर्मचारी भी किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं, है ना। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन्हीं दो के कारण एक और क्वेश्चन आजकल चलता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि अंतःकोशिकीय पाचन किसमें पाया जाता है। तो याद रखेंगे कोशिका के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम की वजह से जो कोशिका है ना, वो समाप्त कर देती है। किसको समाप्त कर देती है? निश्चित रूप में कोशिका समाप्त कर देती है अंदर के कचरे को, इसी वजह से अंतःकोशिकीय पाचन। सेंट्रोसोम की बात जब भी हम करते तो सेंट्रोसोम की खोज किसने करी थी? टी वावेरी ने। केंद्रक के पास हमेशा आपको संख्या में 1 या 2 जो भी चमकदार क्षेत्र दिखेगा वही सेंट्रोसोम, वही तारक काय कहलाएगा। और हमेशा एक सेल से 2 सेल के निर्माण में, इसी को कहते हैं कोशिका विभाजन में सहायता करता है। जल्दी से बताइए, कोशिका विभाजन में कौन सहायता करता है? तो कोशिका विभाजन में सहायता करता है सेंट्रोसोम, या जिसको हम तारक काय के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अब इसके जस्ट बाद जो अगला सेल ऑर्गन है, नाम है उसका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ये चीज तो ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कॉलिकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? कॉलिकर ने। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, याद रखेंगे, वेंडा ने। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसके द्वारा दिया गया है? वेंडा ने दिया था। एक और व्यक्ति है जिसका नाम है ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम से संबोधित किया था। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपको ऊपर वाली चीजें याद रखनी है। अब सवाल पैदा होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो दोहरी झिल्ली युक्त संरचना वाला सेल ऑर्गन है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया
आपको कोशिका के अंदर देखने को मिलेगी और ये इस तरह की संरचना वाली होती है, दोहरी झिल्ली। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे, मैं आंतरिक झिल्ली के साथ ही छेड़खानी कर रहा हूं, ये यहाँ ये बस। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है, ये मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को क्रिस्टी कहते हैं। या माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली होती है वो इस तरह के उभार बनाती है और यही उभार क्रिस्टी कहलाते हैं। याद रहेगा ये चीज। अब और भी इंपॉर्टेंट चीज, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। ये द्रव पाया जाता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रोमा द्रव में, याद रखेंगे जो मैं बात बोल रहा हूं, यही ग्लूकोज ऑक्सीजन से संपर्क में आकर ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया के द्वारा, ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया के द्वारा 38 एटीपी जो आप बचपन से पढ़ते आते हैं, या 38 एटीपी या 673 किलो कैलोरी किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो रियल वैल्यू है वो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के वजह से ऊर्जा निर्माण करने से है। इसी वजह से ग्लूकोज के लिए वर्ड यूज करते हैं कोशिकीय ईंधन। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कोशिकीय ईंधन। तो ये थोड़ी सी बात आपको याद भी रखनी है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? निश्चित रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है ऊर्जा का निर्माण करना, जिससे सभी जीवधारी अपना काम करते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है और ये एटीपी को ही एनर्जी क्वाइन, मतलब एनर्जी क्वाइन या ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में संग्रहित हो जाती है। और एटीपी का फुल फॉर्म आपने पढ़ा होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये दरअसल में माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया में चूंकि एनर्जी बनती है इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जल्दी से बताइए इसको क्या बोलेंगे? कोशिका का पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये श्वसन प्रक्रिया या ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। इसीलिए अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोल सकते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय श्वसन स्थल भी पुकारा जा सकता है, क्योंकि सेल में वो जगह जहां श्वसन मतलब ऑक्सी श्वसन संपन्न होता है क्या कहलाती है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। तो जब भी माइटोकॉन्ड्रिया गड़बड़ होंगे, जब भी माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेंगे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी। जो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होती है, उनके शरीर में कहीं ना कहीं हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया वीक हो या कमजोर हो। इसलिए ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी लाई थी। और एक चीज मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं कि आपके शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो हमेशा आपको माता पक्ष से मिले हैं। क्यों? क्योंकि जब भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है हम इंसानों में, तो पिता पक्ष से शुक्राणु जो है उसका सिर्फ हेड पोर्शन ही अंडाणु को भेद कर उसके अंदर जा पाता है, जबकि शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो निषेचन प्रक्रिया में अंडाणु के अंदर जाकर संलयित नहीं हो पाता है। इसका क्या मतलब सिर्फ ये हुआ कि आपके शरीर में यदि 5000 अरब कोशिकाएं हैं, आप 5000 अरब कोशिकाओं के यदि स्वामी हैं, तो हर एक सेल में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया आपके अंदर हैं वो सिर्फ आपके मां के अंडाणु की बदौलत हैं।
या आपके मदर की साइड के माइटोकॉन्ड्रिया आप में हैं, तो यदि कई बार मदर के माइटोकॉन्ड्रिया वीक होते हैं तो बच्चे के माइटोकॉन्ड्रिया वीक होना लाजमी है। तो ये चीज आप जरूर याद रखेंगे कि ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है जिसने माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी को जन्म दिया था। अब इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट कोशिकांग हमको मिलता है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी के बारे में हमेशा से एक ही स्टेटमेंट बड़ा कॉमन रहा है कि गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलियो गोल्जी ने करी थी, और गोल्जी बॉडी हमेशा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर, ये चीज, ये अब ध्यान से सुनिएगा, गोल्जी बॉडी जो है इनकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की थी। मैं यहां लिख दे रहा हूं, कैमिलियो गोल्जी ने की थी। ये जो गोल्जी बॉडी होते हैं, ये ला है गोल्जी बॉडी। तो जो गोल्जी बॉडी संरचना होती है, इसका काम होता है उत्सर्जन करना। उत्सर्जन करने का मतलब होता है कि जो गोल्जी बॉडी होते हैं ये लगातार अपने अंदर से कार्बोहाइड्रेट निकालते रहते हैं। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये अपने अंदर से क्या निकाल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हाँ, ये जो गोल्जी बॉडी होते हैं ये समय समय पर अपने अंदर से इस तरह के कुछ खाली गोले निकालते हैं, और इन खाली गोलों को कहते हैं वेसाइकल। ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गोल्जी बॉडी समय समय पर अपने अंदर से क्या निकालते रहते हैं, खाली गोले निकालते रहते हैं, और इन खाली गोलों को क्या बोलते हैं, वेसाइकल बोलते हैं। अगर इन खाली गोले, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, ये जो खाली गोले होते हैं, है ना, ये जो खाली गोले होते हैं, अगर इनके अंदर ये चीज भर जाए कहीं से, कौन सी चीज भर जाए, हाइड्रोलिटिक एंजाइम यदि भर जाए, ये चीज, तो अगर खाली गोलों के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम यदि भर जाए तो फिर ये चीज वेसाइकल नहीं बल्कि ये चीज होती है लाइसोसोम। कहने का मतलब ये हुआ कि गोल्जी बॉडी जिसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने करी थी, लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होते हैं, क्योंकि गोल्जी बॉडी हमेशा वेसाइकल स्ट्रक्चर जो कि स्फेरिकल होता है, हॉलो होता है, निकालते हैं, और अगर उसी हॉलो स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर यदि भर गए हाइड्रोलिटिक एंजाइम तो लीजिए बन गया लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के निर्माण में गोल्जी बॉडी की बहुत अग्रणी भूमिका होती है, और साथ ही साथ गोल्जी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी सेल के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल की संज्ञा जिस कोशिकांग को दी जाती है वो कोई और नहीं बल्कि वो है गोल्जी बॉडी। ठीक है, चलिए अब इसके जस्ट बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अब हम सीधे सीधे बात करते हैं कि केंद्रक जो होता है उसके अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं गुणसूत्र। ये चीज, अब जो गुणसूत्र होता है याद रखेंगे, ये जो गुणसूत्र होते हैं इनकी खोज करी थी वोल्डेयर ने। ठीक है, और जो गुणसूत्र होते हैं ये जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं और साथ ही साथ में जो आनुवांशिक रोग होते हैं, जैसे वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, है ना, टर्नर सिंड्रोम हो गया, पटाऊ सिंड्रोम हो गया, तो गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों और आनुवांशिक रोगों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। मतलब आनुवांशिक लक्षणों और आनुवांशिक रोगों के वाहक होते हैं कौन, गुणसूत्र। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। गुणसूत्र जो हैं इनके अंदर ही पाए जाते हैं जीन, याद रखेंगे, और जीन शब्द सबसे पहले दिया था जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने। तो जोहानसन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जीन शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था।
और जोहानसन ने ही बताया था कि आनुवांशिक लक्षणों को और आनुवांशिक रोगों को, याद रखेंगे, आनुवांशिक लक्षणों और आनुवांशिक रोगों को यदि गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं तो जीन जो होते हैं वो आनुवांशिक लक्षणों और आनुवांशिक रोगों का निर्धारण करते हैं। कहने का मतलब हुआ ये बात आप हमेशा याद रखें। हालांकि अभी मैं वन लाइन स्टेटमेंट के फॉर्म में ही बता रहा हूं, ये मेंस में बहुत काम आएगी आपको, कि गुणसूत्र जो होते हैं वो आनुवांशिकी के वाहक होते हैं। लाइफ में कभी भी आप अगर ये वर्ड सुनते हैं आनुवांशिकी, तो उसका मतलब हमेशा ये दो चीजें होती हैं। तो अगर मैं इन दोनों को ना बोलकर शॉर्ट में आनुवांशिकी बोल दूं तो आप समझ जाइएगा कि आनुवांशिकी का मतलब होता है आनुवांशिक लक्षण और आनुवांशिक रोग। मतलब आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो चीज लेके आती है, जो वाहक होती है, वो गुणसूत्र कहलाता है। आनुवांशिक रोगों को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके आता है वो भी दरअसल में क्या कहलाता है, गुणसूत्र। लेकिन आनुवांशिक लक्षण और आनुवांशिक रोग, इनको एक वर्ड में हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिकी। ये जिसके जरिए निर्धारित होते हैं उसे हम जीन कहते हैं। तो इसी वजह से यदि मेरे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेरे को कोई आनुवांशिक बीमारी है, तो मेरे को यदि कोई आनुवांशिक बीमारी है तो मेरी कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर, गुणसूत्र के अंदर, डीएनए के अंदर, जीन में कोई ना कोई जीन इस समस्या के लिए उत्तरदायी होगा। तो जब भी आनुवांशिक रोगों का निराकरण किया जाएगा तो हमेशा जीन थेरेपी की जाएगी, याद रखेंगे। तो जीन थेरेपी जो होती है वो हमेशा की जाती है किस चीज के लिए, आनुवांशिक जो रोग होते हैं, माफी चाहता हूं मैंने लक्षण बोला है, आनुवांशिक रोगों के निराकरण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति है जीन थेरेपी। जिसमें करते क्या है कि जो खराब जीन होता है, रोगग्रस्त जीन होता है, जिस वजह से सेल में डिफेक्ट है, उसको निकालते हैं सेल से बाहर, और एक हेल्दी जीन को, या जो स्वस्थ जीन होता है, उसको शरीर के अंदर या सेल के अंदर इनपुट कर देते हैं। और ये प्रोसेस कहलाती जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के लिए सबसे पहली कोशिश करी थी डॉक्टर हरगोविंद दास खुराना ने। इसी वजह से डॉक्टर हरगोविंद दास खुराना को फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। मैं यहां लिख दे रहा हूं, हर गोविंद दास खुराना। ये वो साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, और इन्हीं ने कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था, आर्टिफिशियल जीन को ड्रॉ किया था। तो कृत्रिम जीन का संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद दास खुराना ने किया था। लेबोरेटरी में इन्होंने आर्टिफिशियल जीन बनाए थे, 11 न्यूक्लियोटाइडों की एक चेन बनाई थी इन्होंने, अब इस पे अभी नहीं जाते। तो डॉक्टर हरगोविंद दास खुराना ने आर्टिफिशियल जीन बनाया था। 1968 में इनको मेडिकल फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। और जब से इन्होंने कृत्रिम जीन बनाया था तभी से आनुवांशिक रोगों के समाप्ति की दिशा में पहला कदम आगे बढ़ा था। सो दैट इज व्हाई द रीजन वी हैव टू से द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन इंडिया, डॉक्टर हरगोविंद दास खुराना। याद रखेंगे, जब इनको नोबेल प्राइज मिला था तब ये उस समय भारत के नहीं बल्कि अमेरिकी निवासी थे, लेकिन हम इनको भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी बोल सकते हैं। अब एक सबसे काम की चीज, जब हम यहां तक पहुंचे हैं तो एक और इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए। आप एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जंपिंग जीन। जंपिंग जीन वे होते हैं जो गुणसूत्र में अपनी स्थिति लगातार बदलते रहते हैं। जंपिंग जीन की खोज सबसे पहले बारबरा और मैकलिंटॉक ने करी थी। तो बारबरा एंड मैकलिंटॉक वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मक्के में, जी हाँ, मक्का आपने बिल्कुल सही सुना, जिसमें स्टार्च सबसे ज्यादा होता है, मक्के में जंपिंग जीन की खोज करी थी। और जंपिंग जीन को ही प्लवमान जीन भी कहते हैं, हिंदी में इसे प्लवमान जीन भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब हुआ सिंपल सा ये कि गुणसूत्र के बारे में जो मेन चीजें आपको याद रखनी है वो यही दो चीजें याद रखनी है कि गुणसूत्र जो हैं ये, अच्छा याद रखेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गुणसूत्र शब्द को दिया था नो डाउट वॉल्डेयर ने।
लेकिन गुणसूत्र की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि गुणसूत्र के खोजकर्ता का नाम वोल्डियर ही है, लेकिन दरअसल मायने में ये उतना रियल नहीं है जितना रियल स्ट्रासबर्गर के द्वारा खोजना है, और बाद में उस खोजी गई संरचना को गुणसूत्र नाम वोल्डियर द्वारा दिया जाना है। तो आप इसे ही याद रखेंगे, यही आपके लिए सही है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मनुष्य के एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। मतलब टोटल अगर मैं बोलूंगा तो 23 जोड़ी है। मतलब टोटल गुणसूत्र कितने मिलेंगे? 46। और अब मैं आपको एक जो चीज बता रहा हूं, इसे आप हमेशा याद रखेंगे कि गुणसूत्र जो होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बनते हैं। गुणसूत्र कौन सी दो चीजों से मिलकर बनते हैं? एक प्रोटीन है और दूसरा है एसिड। प्रोटीन, जिस प्रोटीन से मिलकर गुणसूत्र बनते हैं, यही प्रोटीन आगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डिवीजन भी कोशिका का करवाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती वो कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन होती है, यस, वो कहलाती यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो याद करिए, हम इंसानों की कोशिकाएं और पेड़ पौधों की कोशिकाएं यदि यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं तो इसका मतलब हुआ ये कि हमारे गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन होगी ही होगी। जबकि जीवाणु की कोशिका यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो उसके गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन -ENT। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो और चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, गुणसूत्र में जो एसिड होगा ही होगा, वो एसिड शायद आपको सुन के बड़ा अजीब लगे लेकिन सच्चाई यही है, वो होगा डीएनए। तो ये चीज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुणसूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, याद रखेंगे आप हिस्टोन टिक करते हैं जबकि हिस्टोन प्रोटीन है। रियल आंसर होगा डीएनए। याद रहेगी ये चीज। अच्छा, अब इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यही आपको एकदम क्लियर कर दूं कि जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, आपने कभी ना कभी सुना होगा ये चीज कि कोशिका के अंदर, याद रखेंगे, केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर नाभिकीय अम्ल पाए जाते हैं। ये सभी एक दूसरे के अंदर हैं। और जब भी हम नाभिकीय अम्ल की बात करते हैं तो नाभिकीय अम्ल दो प्रकार के होते हैं, और नाभिकीय अम्ल के दो प्रकार का मतलब होता है डीएनए और आरएनए। अब ध्यान से सुनेंगे, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आप लोगों को मैं। ये जो डीएनए और आरएनए हैं, इनको हम नाभिकीय अम्ल कहते हैं, और दरअसल में डीएनए और आरएनए ये नाभिकीय अम्ल यदि कोशिका के अंदर ना हो तो फिर कोशिका का वजूद ही नहीं होगा। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल हुआ कि यदि हिंदुओं से हम निकाल दिया जाए, अपनत्व की भावना जो सबको अपना के रखती है, इसलिए याद करिए हम वसुधैव कुटुंबकम स्टेटमेंट या फिलॉसफी पे चलते हैं, क्योंकि सिर्फ अकेली कायनात में एकमात्र ताकत हिंदू ही है जो सभी धर्म के लोगों को बराबर अपना के एक साथ लेकर आगे बढ़ सकती है। तो इसीलिए अगर हिंदुओं से अपनत्व की भावना निकाल दी जाए तो फिर वो हिंदू हिंदू नहीं रह गया। मुसलमानों से यदि ईमान निकाल दिया जाए तो फिर वह मुसलमान मुसलमान नहीं रह गया। यदि क्रिश्चियन दिलों से यीशु को निकाल दिया जाए या मरियम को निकाल दिया जाए तो फिर वो ईसाई नहीं रह गया। इसी तरह से यदि किसी कोशिका से हम नाभिकीय अम्लों को निकाल दें तो फिर वो कोशिका ही नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं फ्रेडरिक मिशर, क्योंकि फ्रेडरिक मिशर ने ही कहा था कि नाभिकीय अम्ल जो है ये कोशिका की अचल संपत्ति होती है। तो फ्रेडरिक मिशर का स्टेटमेंट है कि कोशिका की अचल संपत्ति होती है नाभिकीय अम्ल। आगे चल के ऑल्टमैन भी इस बात को दोहराएंगे, वो भी यही बोलेंगे कि कोशिका की अचल संपत्ति डीएनए और आरएनए होती है। मतलब किसी भी सेल के अंदर आपको ये देखने को जरूर मिलेंगे। अच्छा, अब इसमें एक सबसे कॉमन चीज कि डीएनए जो होता है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा, यदि हम डीएनए का नाम पुकारें तो डीऑक्सी
ऑक्सी राइबोज, और शर्करा का मतलब तो आपको पता ही है, कार्बोहाइड्रेट। अब ध्यान से सुनेंगे, शर्करा का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। इंपॉर्टेंट इसलिए बहुत आराम से समझा रहा हूं। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। हालांकि हमको अभी राइबोस से मतलब है। राइबोस भी क्या होती है? शर्करा, मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। तो पहले स्टेटमेंट ये कि जब हम डीएनए का नाम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का नाम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो दरअसल में हम कार्बोहाइड्रेट का नाम बोल रहे हैं। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डीएनए और आरएनए का नामकरण किसके आधार पर हुआ है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या विटामिन? सो कार्बोहाइड्रेट मतलब शर्करा, और वो शर्करा भी पेंटोज शुगर होती है, मतलब 5 कार्बन परमाणु वाली शर्करा है डीऑक्सीराइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा। मतलब डीएनए का नामकरण भी शर्करा कार्बोहाइड्रेट की वजह से हुआ है जो पेंटोज शुगर है, और आरएनए का भी नामकरण जो हुआ है वो इसी वजह से है। तो ये थोड़ा सी बातें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद डीएनए में आपने सुना होगा नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस होता है। सो डीएनए का यदि आप कभी स्ट्रक्चर देखते हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है द्विकुंडलित, और आरएनए का यदि आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो आरएनए का स्ट्रक्चर एक सूत्री होता है। ये दोनों में डिफरेंस भी है। यदि आपको डीएनए का स्ट्रक्चर दिखता है तो डीएनए के स्ट्रक्चर में आप इस तरह का चीज देखते होंगे, ये डबल हेलिक्स मॉडल, और आरएनए सिंगल। तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना या डबल हेलिक्स मॉडल जो है, ये सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था उसका नाम है वॉटसन एंड क्रिक। याद रखेंगे, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है साल 1953 में। और साल 1953 में जब इन्होंने ये डबल हेलिक्स मॉडल दिया तो इसके लिए इनको साल 1962 में नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कब दिया गया? 1953 में। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के लिए वॉटसन एंड क्रिक को नोबेल प्राइज से कब सम्मानित किया गया? साल 1962। अब एक सबसे काम की चीज कि जो डीएनए होता है उसमें अगर आप नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस झांक कर देखेंगे तो आपको हमेशा एडेनिन, मैं थोड़ा सा अलग से लिख दे रहा हूं, ये वर्ड दिख नहीं रहा है। डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको हमेशा एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ मिलेगा पेयरिंग में, मतलब एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ मिलेगा और बीच में डबल बॉन्ड होगा। जबकि ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के स्ट्रक्चर में मिलेगा, मतलब ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के स्ट्रक्चर में अटैच होंगे। जबकि यदि मैं बात करूं कि आरएनए के स्ट्रक्चर में जो एक सूत्री होता है, इसमें एडेनिन डबल बॉन्ड के जरिए थाइमिन के साथ नहीं बल्कि यूरेसिल के साथ जुड़ा होता है, और ग्वानिन जो है नो डाउट ट्रिपल बॉन्ड के जरिए किसके साथ अटैच होगा? तो ये आप याद रखेंगे, ग्वानिन के साथ अटैच होगा साइटोसिन। कहने का मतलब हुआ ये बिल्कुल सिंपल सा कि जो डीएनए होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किसने खोज की, डीएनए का नामकरण किस आधार पर हुआ, ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे काम की चीज और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है, और यदि आरएनए बनता है तो आरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण करता है, और प्रोटीन की निर्माण की वजह से ही आपके आनुवांशिक लक्षण आते हैं, या आप में जो भी आनुवांशिक लक्षण हैं वो किसकी वजह से हैं? डीएनए की वजह से हैं। इसलिए लाइफ का ब्लूप्रिंट, मतलब आपकी लाइफ को चलाने वाला, याद रखेंगे ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डीएनए को। तो ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि डीएनए से आरएनए का बनना,
आरएनए राइबोसोम की हेल्प से प्रोटीन बनाता है और यही प्रोटीन आनुवांशिक लक्षणों और आनुवांशिक रोगों को बनाने में मदद करती है। कहने का मतलब है कि आनुवांशिक रोग यदि हैं हमारे लिए दिक्कत वाले, लेकिन वहीं आनुवांशिक लक्षण हमारे लिए तो फायदे का सौदा है। तो जितने भी आनुवांशिक लक्षण हमारे शरीर में हैं, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो देखना हो, चाहे बोलना हो, चाहे सुनना हो, चाहे हमारे भाव हो, चाहे हमारे इमोशन हो, चाहे कृत्रिम बुद्धि हमारी बुद्धिमत्ता हो, ये सभी की सभी किसकी वजह से हैं? डीएनए की वजह से। और अब इसके बाद जो एक सबसे काम की चीज रह जाती है वो है कि जो क्रोमोसोम होते हैं उनके बारे में हमने देख लिया। क्रोमोसोम के जस्ट बाद हमने एक और चीज के बारे में देख ली, डीएनए के बारे में देख लिया। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं प्लीज इसको समझिएगा। हमने गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी ली। गुणसूत्र किन से मिलकर बनते हैं? डीएनए से मिलकर बनते हैं। और डीएनए भी किससे मिलकर बनते हैं? जीन से मिलकर बनते हैं। गुणसूत्रों की संख्या हमेशा 23 जोड़ी होती है, मतलब पेयर होता है, और संख्या में कितने होते हैं? ये 46 होते हैं। डीएनए हमेशा द्विकुंडलीय संरचना में होगा, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा, और यहाँ ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के जरिए साइटोसिन के साथ होगा। और जीन जो है ये सबसे छोटी इकाई होती है इस सेगमेंट की। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखेंगे जो मैं आपको अब समझा रहा हूं। गुणसूत्र, डीएनए और जीन, इन तीनों का अध्ययन विज्ञान की हम जिस शाखा में करते हैं इसे कहते हैं आनुवांशिकी। क्या बोलते हैं इनको? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी में सबसे पहले पायदान पर होता है गुणसूत्र, दूसरे पायदान पर होता है डीएनए, और सबसे अंतिम पायदान पर होता है जीन। तो इसलिए यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आनुवांशिकी की एकलक इकाई किसे कहते हैं, तो आनुवांशिकी की एकलक इकाई या आनुवांशिकी की सिंगल यूनिट किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, आनुवांशिकी की एकलक इकाई या सिंगल यूनिट कहलाती है जीन। अब सबसे काम की चीज, आनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? तो आनुवांशिकी का जो पिता है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ऑस्ट्रिया के हैं, पादरी हैं दरअसल में ये। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर 7 जोड़ी मटर के लक्षणों को लेकर जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल वो व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, जिन्होंने मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए थे। 10,000 से ज्यादा मटर के पौधों पर संकरण के एक्सपेरिमेंट करके जेनेटिक्स के फादर होने का कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन्होंने पाया है, या ये टाइटल इन्होंने पाया है। जबकि आधुनिक आनुवांशिकी का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो आधुनिक आनुवांशिकी का पिता हम जिन्हें कहते हैं उनका नाम है टी.एच. मॉर्गन। और टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला या फल मक्खी पर एक्सपेरिमेंट करके ये टाइटल पाया था। तो ये बात आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी पर एक्सपेरिमेंट किसने किए हैं? आपने किए हैं। नाम है टी.एच. मॉर्गन। तो इस तरह से कोशिका और उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट इस सिंपल वीडियो में और इस सिंगल वीडियो में होते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन जो भी पीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे वो इसी लेक्चर की रडार के अंदर होंगे, है ना। तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक एक सेगमेंट जो मैंने बताया है उसको आप आराम से देखिएगा। अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका आंसर जो है आपको कहीं ना कहीं तत्काल उपलब्ध कराऊंगा। तो इस तरह से हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 सेल बायोलॉजी, मतलब कोशिका क्या है और कोशिका की संरचना कैसी होती है, ये होता है कंप्लीट। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।